अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 71 जनाब वाला हो गया स्टार्ट। MCQ ज़रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई थ्योरी में ज़रूरत है दोबारा जाने की या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते भी रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ MCQs। हमेशा इधर से शुरू करते हैं, आज इधर से शुरू करते हैं। Which two of the following situations would not require, पेज नंबर 534। जी, which two of the following situations would not require a prior year adjustment as per IS 8? would not यार ये दूर से ही लिखना शुरू हो गया, दूर से ही। ये देखो टच किए बगैर लिख रहा है। ओए होए, ये गिरा है ना, लगता है ये सेंसिटिव ज़्यादा। इधर देखना यार, इधर बैग मेरा पड़ा हुआ है, दूसरा मार्कर। इसमें को ब्लैक वाला निकाल दो, दूसरा भी निकाल दो, तीसरा भी निकाल दो, कोई तो सही चल ही जाएगा। चलो अच्छा जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर, जरा नॉट को हटा के पढ़ते हैं, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IS 8। आगे पता है क्या लिखा होता है? ये इसका नाम होता है। ये नाम को तो ब्रैकेट में ले लिया करो पर्चे में, मुझे वो समझ नहीं रहती कि यार पूछा क्या था उसने, इतना लंबा नाम है स्टैंडर्ड का, ऐसे पता नहीं यहाँ क्या लिखा। छोड़ो बस, इतनी सी बात है। कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? अब आप बताएं। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो, अगर प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो। इन लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्रीज आर अंडरस्टेटेड बाय मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। इसके लिए आपको प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, प्रायर ईयर एरर है और वो मटेरियल भी है, तो आप उसको सही करोगे इस साल में, लेकिन पिछला साल रीस्टेट हो जाएगा। पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, फिलहाल तो मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। अ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स अलाउंस फॉर इररिकवरेबल औखा ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अलाउंस फॉर इररिकवरेबल रिसीवर्स किसे कहते हैं जी? प्रोविजन फॉर। प्रोविजन का मतलब होता है अंदाज़ा। अंदाज़ा ऑफ डाउटफुल डेट्स को चेंज करके 10% से ले गए, फ्रॉम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू एवरीथिंग ओवर 120 डेज ओल्ड। कह रहे हैं जी, पहले हम कहते थे डेटर्स का 120% प्रोविजन है। अब हमने कहा है जी ये छोड़ो, जो भी 120 दिन से ऊपर है वो सारा ही शक वाला हो गया। 4 महीने से पुराना जो भी डेट है वो सारा प्रोविजन में डाल दो। अब ये एक पॉलिसी चेंज है। नहीं, प्रोविजन मतलब ये अंदाज़ा होता है। डाउटफुल डेट का अंदाज़ा जो था वो पहले 10% होता था, अब से ऑनवर्ड्स हमने कहा है कि 4 महीने से पुराने सारे डेटर्स प्रोविजन में डाल देंगे। तो ये चेंज इन एस्टीमेट है, इसको रिट्रोस्पेक्टिवली आपने नहीं अप्लाई करना होता, इसलिए प्रायर ईयर एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अ न्यू accounting standard has been issued that requires companies to change its accounting policy but gives no guidance on specific application। नया स्टैंडर्ड आया है जिस वजह से एक पॉलिसी चेंज हो रही है। अब ये पॉलिसी चेंज तो करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड बाय IFRS है, परमिटेड नहीं, रिक्वायर्ड। बदल गया ना स्टैंडर्ड, लेकिन वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड ने कोई गाइडेंस नहीं दी कि रिट्रोस्पेक्टिव जाना है या प्रोस्पेक्टिव जाना है। तो मैंने कहा था अगर स्टैंडर्ड चुप हो तो ओपन ना करके रख लें, साथ ही थोड़ा बहुत ओपन भी करके जरा साथ साथ चल लें तो अच्छा है। ये मैंने यहाँ पर लिखवाया भी था, ये टेबल सा जो बना हुआ था, ये देखो। इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजंस आर गिवन रिट्रोस्पेक्टिव, मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड खुद बता ले तो वही कर लो, और स्टैंडर्ड ना बताए तो पॉलिसी चेंज में बाय डिफॉल्ट रेट्रोस्पेक्टिव ही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड चुप है तो फिर इसमें भी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ओके, अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेफिनेशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, इसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ करंट और फ्यूचर को सही करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था, रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? किस में नहीं रिक्वायर्ड? तो बी और डी में नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद IS 8, आगे फिर वही लम्बा जाना, सवाल बीच में गुम हो जाता है, पता नहीं सवाल कहाँ गया, तो इसको छोड़ो, बस इसके अलावा पढ़ो। ये ऐसे कर लिया करो, मतलब आप तो ऐसे नहीं कर सकोगे, बस ब्रैकेट लगा के उसको उसके अलावा पढ़ा करो जी। तो जी बताएं क्या क्या पूछ रहा है? इन अकॉर्डेंस विद IS 8 हाउ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वुड बी अकाउंटेड फॉर। आपने थ्योरी पढ़ी थी घर पे जाके, उससे हेल्प मिलनी है बहरहाल। चलो
जी कैसे करेंगे जी चार्ज? बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर बट नॉट प्रीवियस, ये सही लग रहा है। बाय चेंजिंग करंट ईयर एंड द प्रीवियस, नहीं। नो अल्टरेशन ऑफ एनी फिगर बट, यार हद होगी, करंट ईयर को तो चेंज करना है। नाइदर अल्टरेशन नॉट डिस्क्लोजर, अच्छा डिस्क्लोजर होता है वैसे, चेंज करना है करंट फिगर्स को और प्रीवियस को नहीं छेड़ना, ये काउंट फॉर तो कर रहे हैं। कौन सा लेना चाहिए जी? अल्टरेशन ऑफ एनी फिगर्स, अच्छा वो कह रहा है करंट ईयर फिगर को चेंज करना है। हाँ चेंज तो हो ही जाती हैं मेरे ख्याल में, तो चेंज तो हो ही जाती हैं, प्रीवियस ईयर को नहीं छेड़ते, यही लग रहा है। वैसे थोड़ा सा शक मुझे इस तरफ जाता है, वो इस तरह से कि हम ये कहेंगे कि जी अल्टरेशन का मतलब तो होता है कि जब आप रीस्टेट कर लें चीज़ों को, तो रीस्टेट तो नहीं कर रहे और डिस्क्लोजर भी दे रहे हैं। बहरहाल डिस्क्लोजर तो देना ही होता है। बहरहाल ये मुझे ज़रा कम लग रहा था, पहले वाला ठीक है। उसको चेक भी करते रहना वरना फिर रुजू कर लूँ अभी, ठीक है। सोल्यूशन पे चाहती भी मार लिया करो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 8, वही वाली गल फिर, हद होगी यार। नाम क्या, नाम में क्या रखा है यार, सवाल बताया करो हमें। ये देखो ना कितना मुश्किल हो जाता है। हाउ शुड मटीरियल एरर इन प्रीवियस, यार ये तो फिर आसान आसान चले। हाउ शुड, जल्दी जल्दी करो। हाउ शुड मटीरियल एरर इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी अकाउंटेड फॉर इन करंट पीरियड? प्रायर ईयर का एरर है, मटीरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। उसको करंट ईयर में कैसे देखना है, कैसे अकाउंट फॉर करना है? बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर इन द, अच्छा यहाँ तक तो बात वैसे सही है लेकिन मुकम्मल नहीं है। यानी करंट ईयर में तो आपने P&L में ही एडजस्टमेंट करनी है और नेचर ऑफ एरर भी नोट में आपने बतानी है, लेकिन चूंकि प्रायर ईयर एरर है, प्रायर ईयर एरर के लिए तो पिछले साल को भी रीस्टेट करना पड़ता है, तो बात पूरी नहीं लग रही। आगे बढ़ें। बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व एंड डिस्क्लोजिंग, नहीं यार करंट पीरियड में तो रिजर्व्स नहीं। क्या करंट पीरियड में आप रिटेन्ड अर्निंग्स को छेड़ते हैं? प्रॉफिट को ही छेड़ लेते हैं ना। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को तब छेड़ते हैं जब पिछले से पिछले साल की गलती हो। मुझे तो ये भी नहीं सही लग रहा, ये बात मुझे परेशान कर रही है। करंट ईयर, करंट पीरियड के अंदर मूवमेंट इन रिजर्व नहीं, करंट पीरियड के अंदर तो प्रॉफिट ही सही करेंगे ना अगर गलती है तो। लेकिन मसला ये है कि वो ये कह रहा था कि मटीरियल एरर है इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब ये खुद से तो नहीं ना ले सकते कि इस साल में भी गलती है, इसलिए मुझे करंट पीरियड से वैसे ही मसला हो रहा है। करंट ईयर के P&L के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली इस MCQ के पॉइंट से सोचें तो क्या कह रहा है वो, मटीरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड है, उसको करंट ईयर में क्या करें? क्या करंट पीरियड के P&L में छेड़ें? ये तो पास पेपर क्वेश्चन बैंक 10 था गालिबन जिसमें उसने ये किया था, तो हमने उसको उलट भी करवाया था कि गलती जिस साल की है उस साल के P&L में छेड़ो। वो कह रहा है प्रीवियस ईयर की गलती है, वो इस साल करंट पीरियड के P&L में छेड़ दें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा करंट पीरियड के अंदर एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व, नहीं यार करंट पीरियड के अंदर कैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल, ये नहीं सही। आगे बढ़ो। बाय रीस्ट, हाँ ये कुछ लफ्ज़ पहला मतलब का नजर आ रहा है, पढ़ते साथ ही रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट तो पिछले साल को, रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट, यानी कि पिछले साल को रीस्टेट कर दें फॉर द प्रीवियस पीरियड एंड देयर करेक्ट एट देयर करेक्ट वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द, हाँ लेकिन इसने ये नहीं बताया कि डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ नोट, नोट के अंदर करंट ईयर भी बताएं। एरर करेक्शन नोट में तो करंट ईयर बताते ही नहीं है। एरर करेक्शन नोट के अंदर वैसे कुछ भी, मतलब करंट ईयर के अंदर जो चेंज है वो भी किसी को पता नहीं चलता, इसलिए ये मुझे सही लग रहा है। लेकिन अगला फिर भी पढ़ लो। बाय रीस्टेटिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द प्रीवियस पीरियड एट द करेक्ट वैल्यू बट विदाउट रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर, हाँ इधर मार दे गया ना, नोट भी बना हमें रीस्टेटमेंट भी करनी होती है, हम फिगर्स को भी रीस्टेट करते हैं, हम नोट भी करेक्शन एरर करेक्शन नोट बनाते तो थे, नोट भी बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है जी? चेक करते रहना भाई, साथ साथ चेक करते रहना, ठीक है। विच ऑफ दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज डिटरमिन्ड, फिर वही यार इड्डा लंबा ना है इस स्टैंडर्ड का, इस क्वेश्चन भूल जाता है बंदा बीच में। क्वेश्चन क्या था भाई, बात क्या पूछी थी? जी बेटा, बेटा ये ICAP के हैं ना MCQs, तो उसी तरह से लिखे हुए हैं ना, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही आ जाए तो फिर पेपर भी तो उन्हीं का ही है, तो इसलिए लिखा हुआ है, बता रहा हूँ कि इसको हटा के पढ़ना, ब्रैकेट लगा लेना। विच ऑफ दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? देखो जरा देखो,
एज डिटरमिन्ड बाय IS 8 के अंडर कौन कौन सी चीज अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है आपने बताना है। इंक्रीज द अलाउंस फॉर इरिकवरेबल, और यार ये तो एस्टीमेट चेंज है। चेंज मेथड ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू FCO, हाँ ये पॉलिसी चेंज है। चेंज डेप्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम स्टेट लाइन, नहीं। चेंज द यूजफुल लाइफ ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम 6 टू, यार एक ही है, चेक करते रहना साथ साथ, ठीक है। कोई गलती हो तो मुझे बता देना ना, मैं फिर रुजू कर लूंगा। गलती है ना, इंसान से गलती होती है। 5. Which two of the following situation can a change in accounting policy is made by an entity? है which in अच्छा in which in नहीं पढ़ रहे हैं। In which two of the following situation can a change in accounting policy be made by entity? कब कब entity change in policy कर सकती है? If the change is required by IFRS, yes. If an entity thinks that new accounting policy would be easier to report, हद हो गई यार छोड़ने फिर सीए करना। अगर आसान अकाउंटिंग ही करनी है तो ऐसे नहीं होता। हाँ हमें लगता है जी ये आसान होगा इम्प्लीमेंट करना। भाई आप चेंज वॉलंटरीली कर सकते हैं या स्टैंडर्ड चाहे तो, स्टैंडर्ड चाहे तो फिर तो करना है। वॉलंटरीली सिर्फ तब कर सकते हैं अगर चेंज है वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे यूज़र को, ठीक है। इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड शो मोर फेवरेबल रिजल्ट्स, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे जी इससे। हम FIFO से FCO पे क्यों जा रहे हैं? और जी प्रॉफिट ज़्यादा शो करना चाह रहे हैं। फ्रॉड है ये। नेक्स्ट, if a new accounting policy is done more reliable and relevant of the events of the transactions, तो ये 2 हैं, A और D। excused, relevant और reliable जी और वैसे बाय द वे अगर आप मैनेजमेंट को यूज़र नहीं समझ रहे तो ये भी गलत बात है। मैनेजमेंट भी तो एक यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सबके लिए रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। यूज़र की एक लिस्ट आपने इंट्रो में पढ़ी होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर भी है जो आएगा, शेयर होल्डर भी है, मैनेजमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, लेंडर्स भी हैं और पता नहीं क्या एम्प्लॉयज़ भी हैं। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये सारे के सारे यूज़र हैं बेटा जी। अब इंट्रो का क्या करूं? आप ज़रा MCQ पढ़ें, मैं ज़रा अपनी किताब में से सवाल भी ना मिटा देना। ब्रैकेटें ये मेरे ख्याल में ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये लगवा दिए थे मैंने, बाकी काट तो नहीं सकते थे ना। जो है सवाल वो तो है जी। Which of the following would be treated under IS 8 as a change in policy? A change in valuation of inventory from FCO to FIFO, yes. It would be treated under IS 8 as change in policy. A change in depreciation method from straight line to reducing, nahi. It would be treated as a change in estimate under IS 8. Adoption of revaluation model for non previously held at cost. This is change in policy, but this is not treated under IS 8. In fact, this is treated under, हाँ जी, तो ये भी बड़ा ही नाजुक वाला MCQ था। दिस इज ट्रीटेड अंडर, इसकी तैयारी मैंने करा दी थी। ये सबसे टेक्निकल, यही तो बात समझ नहीं आती, ठीक है। IS 16 जी, एप्लीकेशन एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट तो होती कॉस्ट पे है भाई, तो पहली बार पहले साल के एंड में भी आ रहे हो तो ये पॉलिसी चेंज कर रहे हो। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट से पहली दफ़ा रिवैल्यूएशन पे लाओ तो पहले साल ही ले आओ, दूसरे साल लाओ, तीसरे साल लाओ, ठीक है। लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी है, बट छोड़ो समझो नहीं है, क्योंकि IS 8 MCQ के पॉइंट से पता होना चाहिए आपको कि ये चेंज इन पॉलिसी तो है कि आपकी पहली दफ़ा जो एडॉप्शन है कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाने वाली, ये चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन ये नॉट ट्रीटेड अंडर IS 8 है, ये ट्रीटेड अंडर IS 16। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द, अच्छा अब ये कह रहा है चेंज इन पॉलिसी है, मैं कह रहा हूं ये तो फर्स्ट टाइम पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये भी लिखा हुआ था मैंने जो आपको रीडिंग के लिए दिया था ना, कहां लिखा हुआ था ये आप बता दो। ये एक ऐसी को बात लिखी थी, दीज आर नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। ये company has obtained a loan for the first time,
द पॉलिसी टू कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट शेल नॉट बी चेंज इन पॉलिसी। इनफैक्ट ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है। दिस इज नॉट चेंज। ये क्या है, इट डिड नॉट अकर प्रीवियसली। और जिंदगी में पहली बार लोन लेकर इंटरेस्ट पे करके उससे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो आप कहोगे जी पहले तो इंटरेस्ट ऐड नहीं होता था, अब हो रहा है। भाई पहले इंटरेस्ट होता था, हद हो गई यार। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लिखा हुआ था, कितने बच्चों ने ये रीड किया था? अब देखो 4-5 हाथ रह गए, आ रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं। ईदों बाद पढ़ के आते तो देखो ये एमसीक्यू भी हो जाता। एमसीक्यू कितने बच्चों ने सारे किए हैं? ये एमसीक्यू हो गया था, ये गलत था, पढ़ा दिया था मैंने, ये एमसीक्यू मैंने करा दिया था। हाँ लेकिन आपने रीड करना था। अच्छा 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 जी, एक मिनट। दिस इज टिक एंड एवरीथिंग इज काटा वाटा। जी बेटा, ये अडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट है ना, हमने कॉस्ट से उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर लेकर गए हैं। तो ये पॉलिसी, क्योंकि हमने एक बार कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट कर लिया था ना, तो कॉस्ट मॉडल हमारी पॉलिसी बन गया था। अब वो एसेट तो हमारे पास मौजूद है, उसको हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच किया है ना, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन वो भी इधर से निकल गया एमसीक्यू से, क्योंकि उसने, अच्छा एक और एमसीक्यू है वो, और ये मुकाबले में होगा। ये क्या पूछ रहा है कि जो आईएस 8 में ट्रीट होता है एज अकाउंटिंग पॉलिसी, और आगे जाके वो पूछेगा जो आईएस 8 के तहत अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो वहां पर ये टिक हो जाना है। ये एसेट वाला यही है ना, एसेट वाला। देखते हैं आगे चल के कोई मसला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा ये साथ ही आ गया मैं हाई पीरियड इन अकॉर्डेंस, क्या चीज जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है इन अकॉर्डेंस विद आईएस 8। ठीक है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बस आईएस 8 के तहत चेंज इन पॉलिसी है। ट्रीट अंडर आईएस 8 होती है या नहीं होती, ये बात नहीं हो रही। ठीक है, क्या है जी, एडजस्टिंग द रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू तो एस्टीमेट चेंज होता था, ये पॉलिसी चेंज तो नहीं है। और भाई एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू समझ आ रही? कहीं समझ ना आए तो रोक लेना, मुझे पता है मैंने करेक्शन ऑफ एरर आज खत्म करने की नियत की हुई है, लेकिन वो मेरा मसला है, आपका मसला थोड़ी। आपको जहां मसला हो आप रोक के मुझे पूछ लें, खैर है कल खत्म कर लेंगे, कौन सी जल्दी है। वैसे भी आवे तो ईदों बाद पढ़ना शुरू करना है। तो एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब यही तो हम करते थे। आपको आईएस 16 का ना मैं एक सफा पढ़ाता हूं, सफा नहीं, आईएस 16 का एक जुमला पढ़ाता हूं। ये पढ़ाया भी था, पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो। ओए होए बड़ा पढ़ते हैं यार आप लोग। आईएस 16 जो है ना, उसमें कुछ चीज़ें हाँ जो पढ़ने वाली होंगी मैं पढ़ा दूंगा, जाहिर सी बात है। अब शुरू के दिन थे, इब्तदाई इश्क थी, पता नहीं कितने गया सारा कुछ, गायब ही हो गया। उन्होंने कहा मेरे लो ना है, आ गया। ये शुफ किसने किया है बेटा मैंने ना आपको जब चेंज एस्टीमेट के बारे में जुमला पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो मैंने कहा था कि हर ईयर एंड पर, हर साल में, आईएस 16 कहता है हर साल में आप ये एस्टीमेट्स को रिव्यू करो। लाइफ हो गया, रेजिडुअल वैल्यू हो गई, इनको रिव्यू करो, और अगर कोई चेंज है तो उसको आप इनकॉर्पोरेट करो। ये यहाँ कहीं ढूंढना है हमने। अगर नहीं हाईलाइट हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। ये रीड ऑनली दिया था, हाँ ये मैंने बल्कि पढ़ाया हुआ था। अच्छा चलो, अब ये भी याद आ गया आपको कि यहाँ पर हमने कहा था आगे सेट जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, तो वो अब आपको पता है। ठीक है, तो पेज नंबर 121 पे ये लाइन लिखी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड इफ एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टीमेट्स द चेंजेस शैल बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आपका पेपर तब तैयार है ना जब यहाँ वाली बात वहाँ पर, वहाँ वाली बात यहाँ पर आपको समझ आ रही। ये ना हो कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आपको पता ही नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टिवली मैंने कहा था उस वक्त, अब पता है आपको, इसको बंद ना कर दें अब। तो ये चेंज इन एस्टीमेट है। ओहो एमसी क्या उस किधर गए जी। तो चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस एज कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन एडमिन। ओए होए ये तो गड़बड़ है।
यानी पहले आप P&L के अंदर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी ऐड अदर इनकम, ये होती है ना आपकी, ऐड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस में एडमिन सेलिंग। अब वो कह रहा है पहले आप डेप्रिसिएशन को जो है ना एडमिन एक्सपेंस में डाल देते थे। किसी ने आपको कहा कि भाईजान ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना 2020 में 2019 में भी ऐसा ही किया था आपने, ठीक है, आपके इस एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। किसी ने कहा यार ये तो प्लांट की डेप्रिसिएशन, अल्लाह के बंदे ये तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ सेल में डालनी चाहिए। आपने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब अगले साल में आपने डेप्रिसिएशन जो प्लांट वाली थी वो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दी। अब क्या ये दोनों साल कंपेरेबल हैं? तो ये बिल्कुल वैसी ही बात नहीं लग रही, मिलती जुलती मुझे तो लग रही है। हाँ नहीं, यहाँ कहीं लिख मैंने पढ़ाया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कहाँ पे, नीचे एग्जाम्पल्स में, ये प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, क्लासिफाइंग कमीशन इनकम एज रेवेन्यू हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड एज अदर इनकम। अब ये भी तो ये जरा इनकम के पॉइंट से समझाया था कि एक चीज़ जो पहले आपकी अदर इनकम में पड़ी थी आज रेवेन्यू में ले आए। ऐसे ही भाईजान एक डेप्रिसिएशन जो पहले एडमिन एक्सपेंस में जाती थी आज कॉस्ट ऑफ सेल में ले आए। तो ये प्रेजेंटेशन की पॉलिसी जो थी वो चेंज की है आपने। पॉलिसी क्या थी आपकी, प्लांट की डेप्रिसिएशन को आप एडमिन एक्सपेंस बनाते थे, सही नहीं था, लेकिन आपकी पॉलिसी थी, बस ठीक है उस वक्त जो भी था। अब आपने उसको क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया। आपको लगा कि नहीं यार चलो प्लांट, आपको लगता है यार वो तो नहीं करते होंगे। समझो एक पूरी बिल्डिंग थी, ठीक है ना, वो बिल्डिंग जो है उसी के अंदर आपका हेड ऑफिस भी, फैक्ट्री भी वहीं पे, हेड ऑफिस भी आपने, सब कुछ आपका वहीं पे, सेल्स है, शोरूम भी वहीं है। आप बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन डाल देते थे एडमिन में। किसी ने कहा यार फैक्ट्री ज़्यादा बड़ा एरिया है, ज़्यादा अच्छा है कि हम तुम इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। अब आपने वो चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये चेंज इन पॉलिसी बनता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, और अगर इसको चेंज करेंगे। अच्छा चेंज की कोई एग्जांपल्स कहाँ थी, यहाँ पे कोई है? नहीं इसमें नहीं है, चलें बहरहाल पता लग गया हमें, ठीक है, ठीक है, काम तो हमारा हो ही गया जी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। उसने क्या कहा हुआ है कि कौन सी इसमें से चीज़ जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी। तो डेप्रिसिएशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ सेल से एडमिन में जाए, ये चेंज इन पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस टू यार एस्टिमेट रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इन्वेंट्री में कॉस्ट या एनआरवी से लोअर उस पर रखना होता है। थोड़ा सा हिम्मत करके जाग लो, मैं ज़्यादा देर नहीं, मैं करेक्शन वगैरह पे चला जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा हिम्मत करके जाग लो। अच्छा अब तो एमसीक्यूज है, मैं थ्योरी का नाम भी नहीं लिया, इसीलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा एक आधा सफ़ा और कह के वहाँ से चला लूँगा, फिर कोई मसला नहीं। बस मुझे बताओ एमसीक्यूज तो कर सकते हैं ना ज़रा आप थोड़े इंटरेस्ट से। एक मिनट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, तू छाते थे चढ़ जा ऐसे ही जी, मार खाने वाले कुछ बच्चे हुए उन्होंने पढ़ने ना देना। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू एनआरवी। कॉस्ट से एनआरवी क्यों लाए, यहाँ कोई ऑप्शन होता है? मुझे बताओ, क्या आपको IS2 ने ये कहा हुआ है कि इन्वेंट्रीज मे बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी? इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी क्या है, फाइफो लगा लो या एफको लगा लो, ये पॉलिसी है। ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री को लोअर पे रखो, ये पॉलिसी कोई नहीं है, ये मजबूरी है हमारी, ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये कोई ऐसी बेसिस, कोई असम्पशन, कोई कन्वेंशन, कोई रूल नहीं है कि आपने जिसमें से कोई एक सिलेक्ट किया उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। आप कहो जी हम तो कॉस्ट पे रखते थे, चाहे एनआरवी लोअर है हम तो कॉस्ट पे रखेंगे, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है। और अगर एनआरवी लेके जाना है तो ये चेंज इन पॉलिसी। क्या मतलब, ये पॉलिसी है, ईयर एंड के ऊपर ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात मानते हुए आपने जो है वो एनआरवी लॉस को बुक करना होता है। फ्यूचर लॉस को आप आज बुक कर रहे होते हैं, ये एनआरवी लॉस, ओके। तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। वो भी शुक्र है हमने कमीशन वाली एग्जांपल पढ़ी हुई थी, वरना मारे जाते, इस एमसीक्यू में मारे जाते। आप कहते इसमें से कोई भी चेंज इन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि आपके जहन में तो सिर्फ चेंज इन पॉलिसी मोटी मोटी 2-4 चीज़ें आनी थी, तो ये आपके जहन से स्किप हो जाना था। शुक्र है ये एग्जाम्पल की हुई थी आपने। पर ये मसला तो होगा ना, अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया होता और पर्चे में एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, तो बात तो वही है जी। नंबर 8, यार कोई कदा होमवर्क से भी कर लेना चाहिए, ये होमवर्क में करना।
मुझे लगता है कि ये वो वाला है जो मैंने अभी पढ़ाया है, वो उधर से पढ़ देते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8? क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बस ठीक है, आगे भाई कुछ नहीं है, MCQ खत्म हो गए यहाँ। अच्छा जी, क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैविंग बीइंग प्रीवियसली, ये क्या है? चेंज इन पॉलिसी पढ़ा के तो आ रहा हूँ। स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट, ये तो मैंने असल में एग्जांपल पढ़ाई थी, मैंने इसलिए कहा कि होमवर्क कर लो। ये किस किस ने नो बोला था? वैसे कुछ नहीं कहूँगा, बता दें किस किस ने नो बोला था। आपने घर पे MCQs किए हैं, इसीलिए आपने बोला, ठीक है ना। अब जिन्होंने किया हुआ था उनको पता था ये वो MCQs हैं जो एग्जाम्पल्स करके आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से देख कर जिन्होंने करना है, चलो हम करो। नो सर, यानी कि हम ना करें कुछ, सब कुछ हमें करवा दिया जाए। कसमें तुसी पता नहीं की कर दे हो। पढ़ो 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 पढ़ो। स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम, ये ना देखो ये पढ़ा हुआ है, कितने पढ़े है? पढ़े है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। ये पॉलिसी चेंज नहीं है, ऊपर हेडिंग देखो ना, पढ़े होता ना करते फिर पता चला। नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मैंने कहा था ये बिजनेस पॉलिसी है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। चेंज होती रहे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी IAS 8 वाला नहीं, बिजनेस पॉलिसी। पहले हम एसिड खरीदा करते थे, अब हम लीज पे लेंगे। लो भाई, ये कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? ठीक है जी, तो ये क्या है? बिजनेस पॉलिसी है। चेंज द वैल्यू ऑफ सब्सिडी, हाँ अच्छा, इसलिए कह रहे हैं बच्चे। नहीं खैर, आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था जिन्होंने कहा है, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि MCQ में तो मैं समझाता हूँ। और उसके बाद रिवाइजिंग द, ये अभी समझाता हूँ। एक तो हो गया ना, उसके बाद पता नहीं ये है या नहीं है, एक तो देखते हैं। रिवाइजिंग द रिमेनिंग लाइफ, ये तो क्या है? चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन पॉलिसी नहीं है। अब रह गया ये, असल में मेरी बात सुने, असल में मामला कुछ ऐसे है कि आपको, चूँकि अभी आप लोग कंसोलिडेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता पेरेंट और सब्सिडरी एक रिलेशनशिप, ठीक है। अब पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंस, पहले भी एक बार बताइए शायद आपकी क्लास में ये बात, मुझे लगता है बताई थी। नहीं, R2 में तो कंसोलिडेशन चल रही है ना, उसको छोड़ दो। शेयर कैपिटल के मौके पे कहीं बताया होगा, चलो छोड़ो, मैं फिर बता देता हूँ। पेरेंट जो है ना, पेरेंट जिसके पास सब्सिडरी के 50% ज़्यादा शेयर्स होते हैं, वो पेरेंट कहलाता है उस कंपनी का, ठीक है ना। तो ये पेरेंट है, लेट्स से PTCL हमारी एग्जांपल में आज भी चल रहा था, ठीक है। और सब्सिडरी है यूफोन। तो पेरेंट ने यूफोन, PTCL ने यूफोन के 60% शेयर्स, नहीं 100% शेयर्स खरीदे हैं। तो इसका मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी यूफोन की मलकियत PTCL के पास, ठीक है। अच्छा, अब PTCL का अकाउंटेंट जो है ना, वो PTCL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यूफोन का अकाउंटेंट यूफोन की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। और फिर ये यूफोन का अकाउंटेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को PTCL के पास भेजेगा, और PTCL का अकाउंटेंट इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। अब ये दोनों अलग अलग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं इनकी, लेकिन इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, तो इसको कंसोलिडेटेड कहा जाता है, जिसके अंदर इनको कहा जाता है कि आप एक ग्रुप हैं, आप अलग अलग नहीं हैं, एक इकोनॉमिक यूनिट है, ठीक है ना। यानी ये इस तरह से होता है, पेरेंट अलग होता है, सब्सिडरी अलग होता है, लेकिन जब कंसोलिडेशन करते हैं तो ये एक डिब्बे में आ जाते हैं। ये बाहर की दुनिया के लिए अब एक हैं, आपस में बेशक अलग अलग हों। अब पढ़ लूँ MCQ क्या था, बात कहीं निकल गई। वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी सब्सिडरी की। अच्छा, अब जी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट की जो हैं, उनके अंदर इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए पेरेंट ने, PTCL ने एवको यूज़ किया हुआ था और यूफोन ने फाइफो यूज़ किया हुआ था। दोनों सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कर सकते हैं, उनको इजाज़त है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप, ये बाप है बाप और ये बेटा है, तो बाप बेटा घर में बैठे हुए बेशक जो अपनी अपनी पॉलिसीज रखें, लेकिन जब बाहर की दुनिया के लिए प्रेजेंट होते हैं तो फिर पॉलिसी बाप वाली ही चलती है, वालिद वाली ही चलती है, पॉलिसी पेरेंट्स वाली ही चलती है, पॉलिसी तो वही होगी ना, ठीक है। तो अब जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, तो फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो यूफोन को कुछ नहीं कहा गया था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूफोन को कहा जाता है कि चलो बेटा, यूफोन को नहीं कहा जाता, ये खुद ही अकाउंटेंट करता है। क्या करता है, यूफोन के फाइफो वाले स्टॉक को कहाँ ले आता है? एफको पे। क्यों एफको पे ले आता है? ताकि
ताकि ग्रुप की पॉलिसी वो जो बाप की पॉलिसी, जो पेरेंट की पॉलिसी है वो ग्रुप की। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सी पॉलिसी चलनी है? इन्वेंट्री एफको वाली इन्वेंट्री। अब अगर सेपरेट में इसकी फाइफो थी तो यहां पर जब कंसोलिडेटेड में इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से ऐड, हर चीज ऐड कर देते हैं ना हम, तो जब सब्सिडरी की इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो उस इन्वेंट्री को भी किस पे लाएंगे? एफको पे। अब आइए सेठ कहता है कि ये जो आपने यूफोन की इन्वेंट्री को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली फाइफो वाली इन्वेंट्री को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने के लिए एफको पर चेंज किया, लाकर एफको पर लाकर यहां पर ऐड किया, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। बेसिकली ना ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। क्या है ये? सेपरेट के अंदर उनको अपनी अपनी जगह इजाजत थी, लेकिन जब कंसोलिडेशन करते हैं ना, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आप FA2 में जाकर पढ़ेंगे, तो वो कंसोलिडेशन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 3 और IFRS 10। वो स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि कंसोलिडेशन कैसे करनी है। ये तो IS2 ने कहा था एफको पे रखो, फाइफो पे रखो, इनकी अपनी मर्जी थी। कोई कॉस्ट मॉडल पे रखा होता है, कोई रिवर्स मॉडल पे रखा, हर बंदे की अपनी मर्जी है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन जब इनको कंबाइन करते हैं तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर IFRS 3 और 10 लगते हैं, वो आपने नहीं पढ़े हुए। वो ये कहता है कि ये इस किस्म के काम करो, जिसमें से एक काम ये है जो आपका MCQ बन गया, और बहुत सारे काम है जो आप मैंने कभी देखे नहीं आपके MCQs में, तो जो है वो बता रहा हूं। बाकी ये भी नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो अब लिखा हुआ MCQ में तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे कामों के साथ एक ये काम भी है कि आपकी पॉलिसी वो होती है जो आपके ग्रुप की पॉलिसी वो होती है जो आपके पेरेंट की पॉलिसी है। अब अगर किसी चीज पे अव्वल तो कोशिश करते हैं ये चीज हो ही ना, जब एक ग्रुप होता है ना, तो यही बाप है तो बेटे को भी कहेगा पॉलिसी यही रखो। लेकिन अगर कभी पॉलिसी चेंज हो, डिफरेंट हो, तो भाई कंसोलिडेशन करते हुए ग्रुप की पॉलिसी वो है जो पेरेंट की पॉलिसी होती है। तो अगर सब्सिडरी की पॉलिसी उससे डिफरेंट है तो आपने उसको चेंज किया है, इसलिए ताकि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप दोनों को एक जैसा कर सकें, तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाता। दिस चेंज इज कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। This is not a change in policy, not a change in accounting policy, rather this is a consolidation adjustment. डन जी। तो अब अगर ऐसी को बात आपको आ जाए तो ये छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, इसको देख लो। डोने और जल्दी कर लो, करेक्शन वगैरह भी करना है, टाइम ही तो नहीं है। बड़ा तो 17 मिनट खिंच के इतने रखा है, 17 मिनट, हाँ 1 घंटा 10 मिनट में छुट्टी दूंगा आज। नियत तो मेरी हर दफ़ा की तरह आज भी है। नियत पे शक करना भी ना यार, वो तो बस फिर आप लोगों के वसी तर मफाद में मैं रुक नहीं पाता। मेरा कोई मफाद नहीं, देखो ना मेरा क्या मफाद है, पर्चा आपने देना। और ये कितने टुर गया है, ला 2 में उधर टुर गए, ये इधर रहे, ये तो इधर ना रहे। जी बेटा कौन सा MC क्या कर रहे थे? 8। लो जी अब पढ़ो इसको, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री in line with group's policy for inventory valuation when preparing consolidated financial statements. This is not a change in policy. This is not a change in policy. यहीं पर लिख लो ना, ठीक है। This is a consolidation adjustment, ठीक है जी, ओके डन। ये वैसे आपके सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है। ये ज्यादती की आई के अपने इधर रखा हुआ है और अभी तक उड़ाया भी नहीं हैं। सिंपल क्या मतलब? सिंपल मतलब कौन सी कंपनी? नहीं तो फिर तो बाजी वही गल होगी ना। फिर ये आपको से फाइफो पे जाएगा, जिससे चेंजिंग पॉलिसी, ये है फाइफो से आपको जिससे चेंजिंग पॉलिसी, यूं बोलो ना। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोले, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वही स्टैंडर्ड लगते हैं जो अभी चलते आ रहे हैं। यहीं पे तो लगना बंद हो गया था। ये क्या नाम है, IS8, इसने कहा था ये कंसोलिडेशन, यही तो समझा रहा हूं। ऐसे तो यूं बोले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ये चेंज करें तो ये वही है जो आज तक सीखते आ रहे हैं, सेपरेट तो हम कर रहे हैं।
लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा करने की बारी आएगी तो IFRS 3 और 10 आगे बढ़ेंगे और कहेंगे ये करो ये करो ये करो ये करो, जिसमें एक ये भी है। हमने कहना है ये तो कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड ने कहा, IAS 8 तो ये ऐसी बात नहीं करता था। IAS 8 इधर लग रहा है, ये FIFO से FIFO भी पड़ा है, ये चेंज नहीं किया। ये सेपरेट फाइनेंस अगले साल के अंदर भी ये सेपरेट फाइनेंस में FIFO पे ही रखेगा, उससे अगले साल भी FIFO पे ही रखेगा, ये हमेशा FIFO पे चलता रहेगा। अगर वो सेपरेट में आपको करेगा तो ये उसकी चेंज इन पॉलिसी है बेटा। अच्छा वो कर लेगा तो फिर अगले साल ये मसला नहीं देगा बाय द वे, लेकिन MCQ का मतलब ये नहीं था। हाँ जी नेक्स्ट। और एक ही निकला, एक ही निकला, ए ही है तो चेक करते रहो सॉल्यूशन। ओ जी टॉम एंड जेरी आ गया जी। यार ये तो होमवर्क कर लो यार। मैं भी देखता हूं अगर जल्दी हो गए तो वापस आ जाऊंगा इस पे, ठीक है? जरा ट्राई करके आना। देख तो तेजी से देख तो लें है क्या। डायरेक्टर ऑफ टॉम आर डिसअपॉइंटेड बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट। अच्छा, कंपनी असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग। मेजर आइटम ऑफ प्लांट हैज कॉस्टेड 20 टू परचेज एंड इंस्टॉल इज बीइंग डेबिटेड ऑन स्ट्रेट लाइन ओवर ऑन Yecom January प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव्ड दैट प्लांट वाज लाइकली जेरी बिलीव्स दैट यूजफुल लाइफ हैज इंक्रीज प्रीवियस ईयर। यार चवला मार रहा है जेरी बेसिकली, ठीक है? व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इज बीइंग प्रपोज्ड बाय जेरी, तो उसको जरा देख कर बताना। पढ़ ही लें, चलो पढ़ ही लेते हैं यार। टॉम एंड जेरी सही। अब मुझे लगा शायद कैलकुलेशन है, मैं इसलिए भाग गया था। अंदर दी गल दसा। अच्छा कोशिश करें 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज कम से कम 2 सवाल फड़का देने हैं। एक वो जो शुरू किया था कल और एक जो 9th है वो, ताकि फिर रह जाए सिर्फ टाइमथी। कल आधे घंटे में वो फड़का के फिर मैं असेसमेंट कर सकूं या कुछ और कर सकूं, ठीक है? वो टर्म टेस्ट भाई ने छेड़ दिया, असेसमेंट क्या है, क्या वही कहता रहूँगा। अच्छा जी, वो कहता है हालात बड़े ख़राब हैं। डायरेक्टर्स हैं टॉम लिमिटेड के, जो वो कह रहे हैं जी ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है वो सही नहीं आया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो जेरी आगे बढ़ा और उसने कहा एक मेजर आइटम ऑफ प्लांट जो कि 20 मिलियन का हमने ख़रीदा था और इंस्टॉल किया था, यानी 20 मिलियन उसकी कॉस्ट थी, यकम अक्टूबर 10 में, ये 13 में खड़े हैं, इज बीइंग डेप्टेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 ईयर पीरियड। वो 5 साल भी डेप्टेड होता आ रहा था। ऑन यकम अक्टूबर 12, हमारे साल के पहले दिन, हमारा साल ना यूँ चल रहा है ना, यकम अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13 जी। यहां पे कह रहा है, यहां पे सवाल कहां गया? जेरी बिलीव्स दैट, यहां से देख रहा था, अच्छा भला मुझे नजर आ रहा था जी। क्या कह रहा था? 5 ईयर ऑन यकम अक्टूबर 12 प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव्ड दैट प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट 8 ईयर इन टोटल। अच्छा, अब ये खरीदा कब था? यकम अक्टूबर 10 को, यकम अक्टूबर 11, यकम अक्टूबर 12, 2 साल गुजर गए थे। रिमेनिंग थे कितने? रिमेनिंग लाइफ 3 थी। और वो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा है जी कि इन टोटल अब वो 8 साल चलेगा, यानी अगर 2 निकाल दें तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6। अब मुझे बताओ इस साल में अगर पुराने एस्टीमेट के हिसाब से ही चल रही होती डेप्शन तो कितनी आती? 4, लेकिन बुक वैल्यू 4 और 4 निकल गया तो कितना बाकी है? 12। 12 को डिवाइड करो 6 से तो कितनी आ रही है? ये बड़ा फनकार है जी जेरी। क्या कहना चाह रहा होगा अब मेरे ख्याल में? वो ये कहेगा कि यार ये एस्टीमेट चेंज कर लो, इस साल में एक्सपेंस 2 रुपये से कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? हो जाएगा ना? सही है, अभी तक तो ये बात समझ आ रही है ना? पता नहीं आगे क्या कहा उसने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर चेंज इन एस्टीमेट को हम इम्प्लीमेंट कर दें तो उस हिसाब से क्या होगा, इस साल में डेप्रिसिएशन 2 रुपये से कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही। पता नहीं वो क्या कह रहा है। वो कहता है जेरी बिलीव्स दैट द यूजफुल लाइफ एस्टीमेट हैज इंक्रीज, द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन वाज। ये बात तो हमने सही वाली की ना कि ये तो चलो हो सकता है। जेरी ने तो कई गाल मुकाती, कहता है कि यूजफुल लाइफ एस्टीमेट जो है वो इंक्रीज हो गया, प्रीवियस ईयर की डेप्शन भी ओवरस्टेटेड थी, और डेप्शन एक्सपेंस जो है वो पिछले साल का वो भी इस साल में रिवर्स कर दो। चलो सही तो करवाता सो करवाता। वो कह रहे पिछले साल में डेप्रिसिएशन जो थी ना वो 4 रुपए से चार्ज हो गई थी, क्योंकि एस्टीमेट इस साल बदल गया है तो पिछले साल की डेप्शन ओवरस्टेटेड थी। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, एस्टीमेट चेंज को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो दे तेरी की। तो अब वो क्या कह रहा है, पिछले साल के एक्सेस डेप्शन को सही कर लो इस साल में। पहली गलती वो क्या कह रहा है कि एस्टीमेट चेंज को रिट्रोस्पेक्टिवली लेके जा रहा है। दूसरी गलती क्या कर रहा है, उस गलती को उधर सही करने की बजाय गलती को सही भी। पहली बात तो वो गलती है नहीं पिछले साल की। दूसरी बात, अगर गलती भी होती तो पिछले साल सही होती, इस साल के प्रॉफिट्स को हिट। अच्छा वो कहता है
should be reversed in current year leading to increased profit. बड़ी मेहरबानी. What is the nature of change being proposed by Jerry and how it should be applied? ये change in accounting policy है? नहीं. ये change in accounting policy prospective हो ही नहीं सकती. change in accounting estimate है? change in accounting estimate होना तो ये चाहिए. वो कहता है कि ये इसकी नेचर है जिसको इस ऐसे अप्लाई करना चाहिए. पता नहीं एडी लंबी गाल चो निकलिया कुछ भी नहीं, चूहा ही निकलिया. खटिया पहाड़, खोदा पहाड़, निकला नहीं जिंदा है. अभी कार्टून में अभी भी देख लेता हूँ कभी कभी टॉम एंड जेरी, अभी भी जिंदा है. अच्छा, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक रिट्रोस्पेक्टिव टू अ पीरियड. अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, ये वाली बात आपने घर पे पढ़नी थी. मैंने वो एक 2-3 लाइनें दी थी आपको, पढ़ी होगी, मुझे फिर पढ़ानी पड़ेगी. अब ऐसी थ्योरी पढ़ा सकता हूँ मैं, एमसीक्यू में आएगी तो पढ़ाऊंगा, वरना तो अभी तो वैसे हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ कहीं इम्प्रैक्टिकेबल था यहाँ कहीं था, नीचे गुजर गया. कोई सफा नंबर दस दो, खजल करी जान दो. रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी मुश्किल, माइट बी नामुमकिन, माइट बी हो सकता है ये इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए. इफ दिस केस, इन दिस केस आ कंपनी मस्ट अप्लाई इट. लेकिन फिर भी क्या कहा था मैंने आपको, जितना मैक्सिमम पॉसिबल जा सके पीछे जाएं. दिस में भी करंट पीरियड का मतलब क्या है, मैंने कहा था आग लगी सी, सब कुछ जल गया, पिछला साल भी कोई नहीं हमारे पास, तो भाई इसी साल ही फिर कर लो, पीछे नहीं जाओ. तो इस साल, ये साल तो है ना तुम्हारे पास कि ये भी उठ गया है ये साल तो है कम से कम. ठीक है, तो मिनिमम ये जितना जा सको जाओ, लेकिन नहीं कहीं भी जा सकते तो यार ये साल तो है ही है ना. ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी जहां तक जा सको जाओ. अब वो कहता है अगर इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो जाए, किसी पीरियड की रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तो मेक द चेंज ओनली इन करंट पीरियड. सही कह रहा है. अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट, ये ज़्यादा सही कह रहा है. डू नॉट मेक द तो इन दोनों में मैच पड़ा, पहले में और दूसरे में, जिसमें से मुझे पहला सही नहीं लगा, दूसरा सही लगा. ठीक है, वो क्या कह रहा था, मेक द चेंज ओनली इन द करंट पीरियड, अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पीरियड. अच्छा, वो कह रहे थे जहां तक जा सको जाओ, ये सही है जी. नंबर 11 पे आ जाओ. विच टू ऑफ द फॉलोइंग, कितने हैं यार ये, कोई होमवर्क ही ले लो जालमो, मैं करा आगे कर लांगा फिर, तुम ईदों बाद कर रहे हैं. तो आइए सेठ तो कम से कम ख़त्म हो जाए ना ईद से पहले, बच्चों ने घर पे पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा ये सेठ को. क्या करना है, मैंने तो टर्म टेस्ट ही सीएमए वालों का ईद के बाद रख दिया है. ओह टिका के प्रीवियस प्लान भी भेजूंगा उनको ईदी. विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. एंटी हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट. भाई पहली बार जो है तो वो चेंज कैसे हो गया, चेंज कैसे हो गया, ये भी एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ था, ये भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ था. ये देखो, एंटी रिसीव्ड फर्स्ट ग्रांट, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज. ध्यान से पढ़ना था ना, अब ध्यान से आप पढ़ना. एंटिटी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी. अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरिड एट हिस्टोरिक कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए हैं, तो ये ट्रीटेड एज, हाँ ये सही है, ये अंडर IAS 8 नहीं, लेकिन एज अ ट्रीटेड अंडर IAS 8 नहीं है, बट चेंज इन पॉलिसी अंडर IAS 8 तो है ना. ये बात इस तरह से है असल में, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, ये दो बातें. पहली बात, ये चेंज इन पॉलिसी है, चेंज इन पॉलिसी अंडर IAS 8 है, बट ये नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8. दोनों बातें हैं, तो ये ज़रा ध्यान से देखना होगा कि आपके MCQ में पूछ क्या रहा है. मतलब आपने क्या रीवैल्यूएशन के अंदर IAS 8 वाली रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की थी, बोलो. रीवैल्यूएशन जब की थी आपने I16 में, क्या रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की थी आपने? सादा सी बात है. फिर पॉलिसी चेंज तो है लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज चेंज इन पॉलिसी अंडर IAS 8. IAS 8 के अंडर, डेफिनेशन के अंडर ये पॉलिसी चेंज तो है, लेकिन ये IAS 8 के अंडर ट्रीट नहीं होता. ट्रीट होता है ये रादर ट्रीटेड, ये रादर की समझ आती है, रादर ट्रीटेड अंडर IAS 16 है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का ही चेंज.
लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो है वो IAS 16 बताएगा, IAS 8 नहीं बताता, ठीक है ना। एंटिटी हैज़ रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू, अच्छा अब ये ना, अब देखो ना, अब डेवलपमेंट कॉस्ट पता है क्या होती है, बस कॉस्ट है, छोड़ो, IAS 8 आपने पढ़ना है जाके FAR 2 में, छोड़ो वहीं पे जाके पढ़ना, ठीक है ना। ये एक कॉस्ट है, कोई एक एक्सपेंस है, कॉस्ट मीन एक्सपेंस, कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका नाम डेवलपमेंट एक्सपेंस है, पता नहीं केड़ी डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। IAS 38 पढ़ना जाके FAR 2 में, वहाँ पे ये बेसिकली हम इंटेंजिबल बना रहे होते हैं, छोड़ो खैर, छोड़ो। कोई एक कॉस्ट है, कोई एक एक्सपेंस है जो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस में था, अब कॉस्ट ऑफ, ओ ये तो चेंज इन पॉलिसी है, क्लासिफिकेशन पॉलिसी चेंज हो गई ना। पहले एक एक्सपेंस को हम फेंकते थे कहाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अब उसको उठाकर जीपी से ऊपर ले गए, तो पिछले साल से ये साल क्या कंपेरेबल रहेगा, नहीं, दिस इज चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसी कौन सी थी, प्रेजेंटेशन की पॉलिसी, उसमें चेंज आया, गॉट इट। टाइम पास करने के लिए आज आपको बुलाया है ना। ओ ठहरो ठहरो, एंटिटी हैज इंक्रीज इट्स, नहीं ये तो चेंज इन एस्टीमेट, इसके लिए सर कर रहे थे। बेटा ये मैंने देखना, ऐसे ना करना, वुड बी ट्रीटेड, नहीं, वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है वुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन पॉलिसी, यहाँ पे लिखा हुआ है would be treated under IAS 8 as change in policy, would be treated under IAS 8 as change in account, जुमला थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है IAS 8 का ट्रीटमेंट इस पे लगेगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको IAS 8 में एज अ चेंज पॉलिसी ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा जुमले का फर्क है, इतना नहीं आपको कंफ्यूजन में डालेगा, क्लियरली लिखेगा, बस आपने ये याद रखना है कि ये पॉलिसी चेंज है लेकिन नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8 है, बस वो क्लियरली आपको बताएगा, टेंशन ना ले, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें, इंशाल्लाह क्लियरली नजर आएगा आपको, ओके। कहोगे ये भी तो उसी के MCQ थे हाँ हैं जी, लेकिन इसको भी ध्यान से पढ़ो तो आपको पता लगेगा, ठीक है ना जी। करेक्टिंग द रिकग्निशन, करेक्टिंग कोई चीज गलत रिकॉर्ड, देखो रिकग्निशन किसे कहते हैं, रिकग्निशन पहली बार रिकॉर्ड कब करें, कितने पर करें, डिस्क्लोजर दें, ये सारी चीजें जो हैं ये अगर गलत है तो इनको करेक्ट करना पड़ता है ना। तो अगर आपने इनमें से किसी भी चीज़ को करेक्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट्स हैं, ये जो आपने रिकॉर्ड गलत किया है, मैयर गलत किया है, डिस्क्लोज गलत किया, अगर इनको सही करने लगते हैं, एज इफ अ प्रायर ईयर एरर हैड नेवर बीन अकर्ड, ऐसे सही करो जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। मैंने आपको रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ने को दी थी, उसमें ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको दो डेफिनेशन दी थी, एक मैंने कहा था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में वो डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई पढ़ाता हूँ, उसके बारे में स्टैंडर्ड ये लिखता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं ऐसे पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करना एज इफ इट हैज ऑलरेडी, एज इफ इट हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड, और एरर ऐसे करेक्ट करना एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। पता नहीं ऐसे ही जुमला होगा, पढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। दो डेफिनेशन दी थी पढ़ने को, दो डेफिनेशन, वो भी पढ़ के नहीं आए, वो भी पढ़ के नहीं आए, कितने गया ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग ब्ला 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 आर अप्लाइंग न्यू पॉलिसी टू इवेंट्स कंडीशंस अकरिंग आफ्टर डेट एट विच, यार मुझे पता है मैं पॉलिसी चेंज पढ़ा के ऊपर जाना चाह रहा हूं, सब्र कर जाओ, मुझे पता है ये मैं पॉलिसी वाला पढ़ रहा हूं। और रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इन द करंट एंड, डेफिनेशन किसकी पूछ रहा था, वो तो मुझे कहीं यहाँ नजर नहीं आई, नहीं है ऊपर, है, अच्छा सॉरी। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अप्लाइंग न्यू पॉलिसी ऐसे जैसे इट हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड, और रिस्टेटमेंट करेक्टिंग रिकॉर्डिंग वगैरह 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 एज इफ प्रायर पीरियड एरर नेवर अकर्ड। बेटा ये स्टैंडर्ड की अब डेफिनेशंस है, एज इट उठा के उसने MCQ बनाया हुआ है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैंने कब आपको याद करवाया था, ये तो आपको पता है। पॉलिसी को मैंने कहा था चेंज हो तो ऐसे अप्लाई करो जैसे हमेशा से वही पॉलिसी थी, वही अंग्रेजी लिखी हुई है। एरर ऐसे करेक्ट करो जैसे कभी हुआ ही नहीं था, वही तो यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है, ठीक है। तो नीच आई थी, नीच करेक्टिंग वगैरह 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 एज इफ हैड नेवर बीन अकर्ड इज रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। एप्लीकेशन नहीं, वो तो होती है पॉलिसी चेंज में, एस्टिमेट चेंज भी नहीं, प्रोस्पेक्टिव भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशन रूल्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। तेजी एडजस्टिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट लायबिलिटी एंड
कंजम्पशन ऑफ एसिड टू रिजल्ट ऑफ, ये क्या चीज़ थी, चेंज इन एस्टीमेट की डेफिनेशन, जाके पढ़ो, जाके पढ़ो, पढ़ो जाके, पढ़ानी पड़ेगी, शक्लें बन गई ना। ये कहाँ लिखा हुआ है ये लफ्ज़, अकाउंटिंग पॉलिसी में रिक्वायर आइटम्स, नहीं ये नहीं, और ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जुमला मैं बताना, ये मैंने ना सिर्फ पढ़ने को दिया था ना, ये मैंने खुद नहीं पढ़ाया यार, कहीं से ढूंढ दो यार मुझे, कौन सा एमसीक्यू है, आप यहीं से पढ़ लेते हैं आराम से जी। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन असेसमेंट। कंजम्पशन ऑफ एसेट का मतलब यहीं से सिर्फ समझ लो थोड़ा सा, कंजम्पशन ऑफ एसेट क्या, डेप्रिसिएशन क्या होती है, एसेट की कमी। अगर आपके कंजम्पशन ऑफ एसेट में चेंज आ जाए, एडजस्टमेंट कंजम्पशन ऑफ एसेट में चेंज आ जाए ड्यू टू चेंज इन अंदाजा असेसमेंट, तो इसको चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं ना। ये कहीं लिखा हुआ है यार, अब आपने पढ़ा है, मुझे बता दो कहाँ लिखा हुआ है, ये इसी के अंदर, इसी हेडिंग के अंदर लिखा होना चाहिए, टेबल में लिखा हुआ है कहाँ, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर लिखा, टू द एक्सटेंट दैट अकाउंटिंग asset liabilities and equity, to the extent that change in accounting estimate gives rise to changes in assets and liabilities relate to items equity shall be recorded by adjusting carrying amount of asset liability, नहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ। बहरहाल ये फिर अब मैं तसल्ली से देखूंगा, फिलहाल ये अकाउंटिंग पॉलिसी की ही डेफिनेशन है, बहरहाल ये लिखी हुई भी है, पता नहीं आप लोगों ने अगर पढ़ा होता तो आपको नजर आ रहा होता, ध्यान से जरा इस अकाउंटिंग एस्टीमेट वाली सारी डिटेल को पढ़ना, उसमें से ये डेफिनेशन निकल आएगी। ओके, बहरहाल मैंने आपको वैसे समझा दिया क्या कि आपका एसेट या लायबिलिटी चेंज हो रही है, एडजस्टमेंट कर रहे हो आप एसेट या लायबिलिटी में, क्या मतलब, एसेट से जरा आसानी समझ आ जाएगा, आपने डेटर से 100 रुपए की प्रोविजन क्रिएट की हुई थी 5 रुपए, तो आपके नेट डेटर्स कितने थे, 95। अब आपने प्रोविजन बदली, डेटर्स नहीं बदले, प्रोविजन बदल के 7 रुपए की, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स 93 हो गई। तो वो ये कहना चाह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट या लायबिलिटी, वो फिर किसी वक्त कर लेंगे, और कंजम्पशन ऑफ एसेट, कंजम्पशन मतलब डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या बात कर ली हमने, मैंने यहां पर मिसाल दी, यहां पर डेटर्स जो प्रोविजन की वजह से चेंज हो गए, ठीक है, यहां पर डेप्रिसिएशन, ये चेंज होना ड्यू टू चेंज इन असेसमेंट, अंदाजा, अंदाजे की वजह से इनमें कोई चेंज आए, ये चेंज इन एस्टीमेट की डेफिनेशन होती है, जाके पढ़ लेना इंशाल्लाह मिलेगी। ओके, ये ए है, ए applying new policy to transaction as if policy had always been applied is retrospective application। टॉम एंड जेरी वाला हूं ते देख लेना, ये रिपीट नहीं है इसमें, मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट कोई और है, देखो जरा, उसने कैरिंग अमाउंट मांग ली है खुद, चलो करना फिर होमवर्क में, ज़बानी कलामी हो गया। असल मैंने 18वें 19वां करवाना था, असल में तो इमाद टेक्सटाइल 18वें 19वें के बाद फिर कुछ नहीं रह गया, बस 15 मिनट में हो जाएंगे इंशाल्लाह, ट्राई 15 मिनट, थोड़ा थोड़ा करके मैं तैयार करता हूँ, है ना। देखो ये बड़ा बोझ होता है एमसीक्यूज वाला, यकीन करो ये उतर जाए ना तो फिर ऐसे जैसे बंदा बिल्कुल हवा में उड़ने लग जाता है उस चैप्टर को लेके। और एमसीक्यूज ऐसी चीज़ होती है कि जो एमसीक्यूज जब बंदा गुजार लेता है तो बंदा कहता है यार हाँ यार इस चैप्टर में तो अब ईची बीची का मुझे पता है, क्योंकि एमसीक्यूज में वो ईची बीची में जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करके कर लो इंशाल्लाह, फिर करेक्शन के 2 सवाल ना वो 1 हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ये तो साइड में लग जाएगा थोड़ी सी थ्योरी के अलावा, वो फिर मैं ऐसे ही एक दिन 2 सफ़े, एक दिन 2 सफ़े कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। इमाद टेक्सटाइल परचेज द प्लांट फॉर, ये हो सकता है होमवर्क में चला जाए, फॉर एट दिस डेट यूजफुल लाइफ प्लांट एस्टिमेट 10 years आफ्टर विच इट कुड बी सोल्ड फॉर दिस, हाउएवर ड्यूरिंग दिस आई एस्टिमेट रिमेनिंग लाइफ दिस 6 year एक्सपेक्ट रेजिडुअल वैल्यू दिस कैलकुलेट ऑप्शन एक्सपेंस। हाँ, ये अब मैं करवाऊंगा आपको, मुंह सोना है थोड़ा, ये जी होमवर्क मैंने तो ये, मैं असल में आपको बुलाया ही इन 2 एमसीक्यूज के लिए था जी। नहीं अब तो आए हैं आप समझें, अब तो हमारा काम शुरू हुआ है। असल में ये दोनों एमसीक्यूज एक ही एमसीक्यू है बेसिकली, रिक्वायरमेंट 2 हैं, तो मैं ज़रा मज़े से इसको करवा लूँगा, लेकिन ध्यान से अब इसको पढ़े हुआ क्या है। असल में इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं, आपने इसको बस कोई भी ऐसे दूसरा एसेट समझ के उसकी डिडक्शन की बात समझ लेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट देख लेना है बस इसमें। अ कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 and discovered that in previous year following amounts were incorrectly capitalized in an intangible, यानी डेबिट कर गए, एसेट रिकॉर्ड कर गए
इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर गए हैं। और इनडेफिनेट लाइफ का मतलब क्या होता है, ये अब आपके सिलेबस से बाहर की बात है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे मैंने ना आपको कहाँ पे वो इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था, एक जुमला लिखा हुआ था वहाँ पे भी, मैंने कहा था IAS 38 में जाके आप पढ़ोगे 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक गुडविल थी, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल था, और तीसरा इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ। इन्फिनिट नहीं, इनडेफिनेट। इन्फिनिट मतलब वो तो लामतनाही, इनडेफिनिट होता है पता नहीं है। तो ये जुमला भी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी। और वेयर इज यू? IAS 36 कितना पढ़ते थे ना आप लोग, वो जमाना था। हाँ जी, क्या जमाना था ये जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, एंट्री शैल एनुअली टेस्ट इम्पेयरमेंट फॉलोइंग: इंटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनेट लाइफ, और गुडविल। ठीक है, ये बात वैसे आपको बताई थी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। हम क्या करें, अब कोई MCQ एक आधा पढ़ा होता है तो बताना पड़ता है। कोई नहीं, कल को पढ़ना ही है, थोड़ा फायदा ही हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि नो अमोर्टाइजेशन, ओके, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सॉरी डेप्रीसिएशन लिखता हूँ मैं, नो डेप्री। आपको ये ना कहे बाहर निकल के सर इसका डेप्रीसिएशन होती नहीं है, इसको अमोर्टाइजेशन होती है, मुझे पता है, लेकिन फिलहाल आप डेप्रीसिएशन, नो डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है ना। ओनली टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, ओके। नो डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन, ये कोई डेप्रीशिएट नहीं होता, ठीक है, नॉट डेप्रीशिएटेड, यूँ लिखता हूँ। अगर कोई एसेट की लाइफ ही इंडेफिनेट है तो कितनी लाइफ पे डेप्रीशिएट करें बताओ? जब लाइफ ही नहीं पता, ये 5 साल चलेगा, 6 चलेगा, 10 चलेगा, तो कैसे डेप्रीशिएट करें? नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसको आप एनुअली टेस्ट करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट, एनुअली टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, और यहां पर कोई इंडिकेशन का इंतजार नहीं करते आप, यही पढ़ाया था वहां पे। अब इम्पेयरमेंट का डाटा तो है नहीं, इम्पेयरमेंट का डाटा नहीं है, डेप्रीसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन हमने करनी नहीं है। तो अब इस सवाल को सॉल्व करें। कंपनी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 एंड डिस्कवर्ड दैट एक एसेट गलती से कैपिटलाइज हो गया था और उसकी लाइफ इंडेफिनेट है। तो ये शुक्र करो कि उस एसेट की लाइफ इंडेफिनेट है। क्यों? सिर्फ एसेट की गलती है, उसको सही कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन की हर साल गलती सही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये मेन MCQ हो सकता है, उसके बाद में वैसे ही होमवर्क में चला जाऊँ, MCQ होमवर्क में दे दूँ, पार्ट 2 शुरू करना है ना अब, ठीक है। तो ये MCQ करके हो सकता है बाकी होमवर्क में दे दूँ, फिर कल कर ले, थोड़े से बोर हो रहे हैं आप लोग जी। एक चीज़ करते करते थक जाता है। करेक्शन ऑफ एरर कैसा स्पाइसी सब्जेक्ट टॉपिक है ना। जैसे ही उस पर जाते हैं, अब कुछ बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे, ठीक है, जो सो रहे हैं उनको उठा भी दें, वैसे जरा जाग जाए, करेक्शन ऑफ एरर शुरू होने वाला है। कहते होने बच्चे करेक्शन ऑफ एरर भी सर ने वो रखा हुआ है ना, जैसे वो बच्चों को चीज़ दिखा के नहीं काम चलाना होता, ठीक है। हर कोई अपने साथ वाले को ज़रा चेक कर ले, सो रहा है या जाग रहा है। हर कोई दूसरों को नहीं देखना, अपने साथ वाले को देख लेना और जगा देना है जिसका साथ वाला सो रहा हो जी। शाबाश 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 शाबाश, हो गया जी, ओके है, डन है। एंश्योर्ड सब बच्चों ने अपने हमसायों को चेक कर लिया, सब जाग रहे हैं, चलो। अच्छा जी सुने, अब हर साल में ये एसेट की गलती है, लेकिन इस एसेट की गलती जो है वो आपके प्रॉफिट्स को मतलब एक एक्सपेंस था ना, क्या कह रहा है वो, कैपिटलाइज गलती से हुआ, मतलब एक्सपेंस आउट करना था, तो एक्सपेंस की हद तक तो सही करना पड़ेगा, गलती को, इफेक्ट को सही करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन से जान छूट गई क्योंकि हमारा ये एसेट क्या है, इनडेफिनेट लाइफ वाला है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पर कर लेते हैं जी वर्किंग। 2015 से ये गड़बड़ शुरू हुई है। 2015 में एक एसेट गलती से कैपिटलाइज कर दिया, सही है, बोलो, गलती से इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दिया, ऐसे कर लेता हूँ, होना चाहिए था एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कर गए गलती से इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, यही मतलब है ना इसका, इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट, गलती से एसेट बना गए, मतलब फिर एक्सपेंस करना था, ठीक है। हाँ रेक्टिफाइंग करते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, कितने से, पहले साल में कितने से, 5 से बेटा, नहीं सॉरी उलट चल रहा है जी, 3 से। नेक्स्ट
2016 में भी ऐसा ही हुआ, एक्सपेंस डेबिट इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट। अब 4 से 2017 में, आज हमारा मैच भी है ना, एक्सपेंस डेबिट। यार क्यों यार ऐसी बात कर रहे हो? क्या हुई? बारिश किसने देनी है? बारिश तो अल्लाह ने भेजनी है कि 100 सही है हमारा। चुप कर जाओ, बस दुआ करो कि मैच भी हो और आयरलैंड भी जीत जाए। ओए होए होए, फिर हम आयरलैंड से हारेंगे इतवार को। जी कर रहे हैं प्लान। ओ यार ये तुमने बताया, तो दूसरी बात तुमने, यार ये तुम ऐसी बातें पहले करते होते नहीं अच्छे ज़्यादा। ज़रा मुझे अपडेट करना क्लास के बाद इस पर। पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। एक बच्चा मुझे कहता है, कौन था पता नहीं क्लास में, सर 90% चांस है। मैंने कहा यार 10% नहीं भी तो है, तुम वो नहीं सोच रहे। बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप है मेरा। अच्छा, एक्सपेंस डेबिट इनटेंजिबल क्रेडिट जी 5। लो जी, ये काम हमने करना है, ठीक है। अब उसने पता नहीं क्या पूछा है, मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आप ना मुझे चेंजेस, हम साल इस वक्त 19 में खड़े हैं ना, 19 में, बस मुझे छोड़ो उसकी रिक्वायरमेंट, छोड़ो रिक्वायरमेंट, मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मुझे बना के दे सकते हो 31 दिसंबर 19 की? अगर आपने चेंज इक्विटी बनानी है 19 की, तो आप खड़े हैं 19 में, खड़े हैं 19 में। ओहो 19 में खड़े हैं, यानी इधर खड़े हैं। ओहो आप तो यहाँ खड़े हैं। ओहो पार्ट 2 शुरू करें, मैं बताता हूँ फिर, पार्ट 2 शुरू करें।